हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो यार आपका स्वागत है एक नए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था कि उसके पिछले एक हफ्ते में कौन कौन से ऐसे हिंदू एडिटोरियल के ओपिनियंस हैं या आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयार कर रहे हो, आप सबको पता है कि द हिंदू के एडिटोरियल स्पेशली एसे राइटिंग के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एडिटोरियल्स में से ये कैसे छांटें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट वाले को एक लाइन बैठ के रीड कैसे करें, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। इसी टास्क को आसान बनाने के लिए वी हैव कम अप विद दिस एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज। हम पूरे हफ्ते के 15 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज में। पूरे हफ्ते के एडिटोरियल्स उठा के मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो है उनको डिटेल में देखेंगे कि क्या बातचीत हुई है इस एडिटोरियल में। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। तो भाई ये 15 का जो है न्यूज़पेपर, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, खासतौर पे क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड, जिसका नाम था अ मैनिफेस्टो वेयर इंक्लूसिविटी टेक्स सेंटर स्टेज। यहाँ इस आर्टिकल में पूरा का पूरा बातचीत ज्यादा फोकस करके किया गया है ऑन द कांग्रेस मैनिफेस्टो। बीजेपी के मैनिफेस्टो की थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, लेकिन ज्यादा फोकस इज ऑन द एनालिसिस ऑफ कांग्रेस मैनिफेस्टो। चलिए आके देखते हैं। तो मैनिफेस्टोस क्या होते हैं? एक कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ने वाली होती है तो उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ताकि वोटर्स जब वोट करने के लिए जाएं तो वो अंदाजा लगा पाए कि हम जिसको वोट करना चाहते हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं अगले 5 साल तक, अगर इनकी सरकार बन जाती है तो उससे वोटर्स को आइडिया लग जाता है। अब मैनिफेस्टो से पूरा का पूरा रिजल्ट तो इधर का उधर नहीं होता, बट मैनिफेस्टो काफी हद तक मैटर करता है इन टर्निंग अ वोटर्स आइडियोलॉजी। किसी भी वोटर की आइडियोलॉजी मैच करती है अगर पार्टी के मैनिफेस्टो से, मुझे अगर पता है कि मेरा चोजन लीडर उसी पाथ पे या उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां मेरी आइडियोलॉजी भी जाती है, तो स्वाभाविक और ऑब्वियस सी बात है कि मैं उन्हीं को वोट दूंगी, है ना। तो मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं होती है, बट फिर भी काफी ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट होती है इन शेपिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स। स्टार्टिंग विद सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि भाई मैनिफेस्टो, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जिसका नाम है संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र बीजेपी ने काफी लेट रिलीज किया। 14 अप्रैल को उन्होंने रिलीज किया, जबकि 19 अप्रैल से इलेक्शन फर्स्ट फेज शुरू होने वाला था। तो सिर्फ 5 दिन पहले, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इलेक्शंस, एकदम जैसे हम लास्ट डेट पे सबमिशन करते हैं प्रोजेक्ट का, इससे काफी लोगों का इसके लिए ऐसा फोरगॉन कंक्लूजन है, इंक्लूडिंग इन दिस आर्टिकल जो इसकी ऑथर है। उनका ऐसा मानना है कि शायद बीजेपी को ऐसा लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, मतलब पहले से ही पता है कि ऑब्वियसली हम तो जीतने वाले हैं, इस तरीके की शायद मानसिकता रखते हो, इसलिए इतना डिले किया। वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिनका नाम था न्याय पत्र, ये मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को ही रिलीज कर दिया गया था और काफी इलैबोरेट मैनर में। अब अगर हम दोनों मैनिफेस्टोस को कंपेयर करें, मैंने दोनों के ही ड्राफ्ट देखे हैं, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो काफी ज्यादा लंबा है, अराउंड 70 समथिंग पेजेस का। वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48-49 पेजेस में ही खत्म होता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत एक अलग अप्रोच ली है। 2014 और 2019 की हार के बाद आई थिंक कांग्रेस को ये समझ में आ चुका था कि अब शायद हमको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है उनको अपना पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव एंड फेस भी चेंज करने की जरूरत हो, बट व्हाट डू वी नो। उनका एटलीस्ट ऐसा मानना था कि भाई हमको आइडियोलॉजी, अपना जो नजरिया है या जिस तरीके से दुनिया कांग्रेस को देखती है, उसको कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसका नाम ही है न्याय पत्र, सबसे पहले डिस्कस करता है वो द आइडिया ऑफ जस्टिस एज द सेंटर पीस ऑफ इट्स फिलॉसफी। पूरा मैनिफेस्टो इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय दिलाने का वादा किया गया है, और पूरी फिलॉसफी, पूरा मैनिफेस्टो इसी न्याय के आइडिया पर बेस्ड है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज एनश्राइंड है, जैसे कि इक्विटी, जस्टिस, डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये कोर है उस डॉक्यूमेंट का, इसको प्रोटेक्ट करने का वादा करता है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अपार्ट फ्रॉम इंडिया का हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके अलावा मैनिफेस्टो इन्फ्लेशन पर भी फोकस करता है,
करप्शन या कैपिटलिज्म पे भी फोकस करता है, एंड द वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर हैं और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ये जो गैप बड़ा हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है ये मैनिफेस्टो। मेजर प्रॉमिसेस या वादे क्या किए गए हैं इस मैनिफेस्टो में? प्रॉमिस ये किया गया है कि 1 साल तक के लिए अप्रेंटिसशिप काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 साल की दी जाएगी एज अ राइट टू एवरी डिप्लोमा होल्डर। किसी के पास अगर डिप्लोमा भी है या ग्रेजुएट है बिलो द एज ऑफ 25 साल, तो उनको 1 साल की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, एंड जिससे 50% रिजर्वेशन भी रेज किया जाएगा फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी ग्रुप्स। बेसिकली नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा, रेजिंग द 50% ऑन रिजर्वेशन। ठीक है, जो 50% है उस पर और रेज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो कि मैनिफेस्टो में कंटेन्ड है। तो पहला है 2 पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा मैनिफेस्टो रोम अराउंड करता है। फर्स्ट इज डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर इट, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे, और दूसरा रिवर्सिंग द डैमेज, मतलब जो भी डैमेज, नुकसान कर दिया गया है, उनका ये ऑब्वियस कहना है थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से कि जो भी अभी तक पॉलिटिकल पार्टी रही है उन्होंने जो भी डैमेज किया है उसको हम रिवर्स करेंगे, वापस सुधार करेंगे जो भी डैमेजेस हुए हैं उसमें। ठीक है, दूसरा रिजेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो काफी जोरों शोरों से बीजेपी की कोशिश थी लाने की, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके ऊपर एक कमिटी भी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन वाज हमारे एक्स रह चुके प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। जिसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और लोकसभा के सेम टाइम पे या एक ड्यूरेशन में विद इन एक फेज ऑफ इलेक्शंस पूरे कंट्री के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं कि नहीं। इस तरीके के इलेक्शंस पहले इंडिया में हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है। फिर धीरे धीरे करके स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हुई, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए, तो सारे इलेक्शंस अलग अलग हो गए। तो इन्होंने बोला सबसे पहले तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का कंसेप्ट हटाएंगे। दूसरा, प्लानिंग कमीशन को लेकर आएंगे। प्लानिंग कमीशन जो 2014 के बाद फंक्शन नहीं कर रही थी, उनके जगह पे नीति आयोग लाया गया था, उनके जगह वापस ये चाहते हैं जो 5 ईयर प्लान्स ड्राफ्ट करती थी, प्लानिंग कमीशन को लाना। प्लानिंग कमीशन इन द फर्स्ट फेज भी कांग्रेस का ही आइडिया था, जब कांग्रेस हमारी सत्ता में थी वो ही लेकर आए थे, अभी ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ पीएम केयर फंड का ये बोल रहे हैं कि कच्चा चिट्टा खोलेंगे, प्रोब करेंगे, झांक कर देखेंगे क्या है, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के अंडर भी। ये कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिक जिनमें इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोमिसेस किए गए, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को ही आ गया था, तो सामने वाली पार्टी को, रूलिंग पार्टी को काफी टाइम मिल गया उसको पूरे अच्छे से स्टडी करने के लिए और उसका रिप्लाई देने के लिए। रिप्लाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही हैज लाइकेंड, मतलब उन्होंने बोला है कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का जो है, आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था उसके जैसा है कुछ। तो सीधा सीधा उन्होंने एक ऐसी हेटेड पार्टी या हेटेड ग्रुप ऑफ पीपल जिनको लोग कभी से पसंद नहीं करते थे, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है कि ये तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। तो आई डोंट थिंक, एंड जैसे कि वील रीड फर्दर इन द आर्टिकल, ही उसमें डीपर डेवलप करके या मैनिफेस्टो को अंदर से तोड़ने की कोशिश की है, उसको ऑन द फेस ऑफ इट ही कोई ऐसी हेटेड चीज जो थी जिससे ऑलरेडी लोग नफरत करते थे उससे बराबरी कर दी गई है उसकी। अच्छा, इसके पीछे का कोई फैक्ट या रीजनिंग नहीं दी गई है कि द मुस्लिम लीग वॉज ड्रैग्ड इनटू दिस टू रीइंफोर्स, सिर्फ ये दिखाने के लिए करंट स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी हमारे रूलिंग पार्टी की चलती आ रही है, जो उनकी अभी इलेक्शन स्ट्रैटेजी है मोस्टली, इज टू द स्ट्रैटेजी ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन एंड समहाउ टाई द मेन ऑपोजिशन इन इंडिया टू पाकिस्तान। ऐसा मोटा मोटी देखे जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स, कुछ रीजनिंग बिना दिए, हो सकता है मैनिफेस्टो में अंदर से रीजनिंग निकाली जाती तो बहुत सारी खामियां निकाली जा सकती थी, बट यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है जिनका मैनिफेस्टो है, उनने ऐसा उसको अंदर से तोड़ने का कोशिश नहीं किया, अंदर से एनालाइज करके तोड़ने की कोशिश नहीं की, उसको शुरू से ही ऊपर से देख के ऑन द फेस ऑफ इट ही बोल के ऐसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये तो मुस्लिम लीग मतलब पाकिस्तान। तो एंड इंडिया के पब्लिक में, दिमाग में, इट्स पाकिस्तान इज इक्वल टू हेट।
तो सीधा उधर लाइकन कर दिया। अच्छा, रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक इट इज़ बेस्ड ऑन अगेन रिलीजियस सेपरेशन। दूसरी चीज़ की जिस चीज़ पे इस पे फोकस करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, दैट इज़ व्हाट द इलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन। उस पे फोकस करने के बजाय दे आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट में कुछ खास मैनिफेस्टो उसके बारे में बात नहीं करता, प्रेजेंट के बारे में। इट ईदर टॉक्स अबाउट पास्ट की, पास्ट में कितने अत्याचार हुए हैं जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, ये वो, और फ्यूचर दिखाना कि 2047 विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। तो थोड़ा सा प्रेजेंट की अगर बात होती तो लोगों को शायद उनकी आइडियोलॉजी का ज़्यादा बेटर नज़रिया मिल पाता, ऐसा इस एडिटोरियल का कहना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अ परसूट टू री इन्वेंट द पार्टी, मतलब कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा हद तक ये कोशिश है कि वो अपनी इमेज को री इन्वेंट कर ले। दे वॉन्ट टू पुश टूवर्ड्स री इन्वेंटिंग द पार्टी, क्योंकि 2 बार 2014 और 2019 में बहुत ही बुरी तरीके से हारने के बाद उनको ऐसा समझ में आ चुका है कि शायद जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे वो रास्ता गलत था, शायद हमको कुछ दूसरी अप्रोच अपनानी चाहिए। इसलिए उनका मैनिफेस्टो काफ़ी ज़्यादा अलग है पिछले दोनों बारों से। यही चीज़ सेम हमको पता चली थी जब राहुल गांधी निकले थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे। बोथ दीज कैंपेन्स मेड अटेम्प्ट्स टू री इन्वेंट द कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकली एंड मैनेज टू एंट्रस्ट द पार्टी कैडर्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, काफ़ी हद तक कोशिश यही थी कि री इन्वेंट करें अपनी इमेज कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट, ऐसा बोलना चाहते हैं ये, दैट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर बिटर राइवल्स, कि जिनको बोला जा रहा है कि अरे ये तो उनकी तरह है, वो एक्चुअली में अपने टाइम में बहुत ही बुरे दुश्मन थे, एक दूसरे की शक्ल ना पसंद करने वाले थे मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ड्यूरिंग द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के टाइम पे भी और उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद भी दे वर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर कंटिन्यूसली। सो मे बी इट डज नॉट मेक मच सेंस कि उनको ऐसे किसी पार्टी से इक्वेट किया जा रहा है जिनको वो कड़ी से कड़ी नफरत करते आए हैं इन द पास्ट एज वेल एज इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट स्टिल आइडियोलॉजी में इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि कभी भी साथ में मिलकर काम नहीं किया उन्होंने। Therefore, the point about Muslim League's stamp on manifesto is a non-starter. ये it is a bit irrelevant and a non-starter. इसी का कुछ खास attention ये शायद grab नहीं कर पाएगा। ठीक है। It is more important, again जिसके बारे में हमने बात की, to place the policies and paradigm shift in the context of BJP's record of governance in the last 10 years. बजाय इसके कि कांग्रेस के फ्लॉज निकाले जाएं, इसके बजाय शायद से हमारी रूलिंग पार्टी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था कि पिछले 10 सालों में क्या प्रोग्रेस, क्या पॉलिसी डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं वो। दिस वुड हैव हेल्प द रूलिंग पार्टी विच इज़ नॉट फाइटिंग द 2024 इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सक्सेसेस, अपनी कामयाबी के बेसिस पे लड़ने के बजाय वो सामने वाले के फेलियर्स के ऊपर पॉइंटर्स निकाल के लड़ रहे हैं, and that might not be a good approach. It is either talking of the past or of the future, कि हम फ्यूचर में ये करेंगे या फिर पास्ट में ये गलत हुआ है। प्रेजेंट में फोकस करके अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाती, सो मे बी इट कुड हैव बिन मोर एफिशिएंट एंड मोर इट कुड हैव ड्रिवन द रिजल्ट्स इन देयर फेवर, ऐसा इस एडिटोरियल का ओपिनियन है। फाइनली अगेन मैनिफेस्टोज कंप्लीटली डिसाइड तो नहीं करते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे वोटर टर्नआउट क्या होता है, लोगों को क्या बात पसंद आ जाए और क्या बात बुरी लग जाए, एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइडेड है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स डिवाइडेड है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वोटर टर्नआउट एंड हु इज वोटिंग इन हुज फेवर। मैनिफेस्टो से असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन मैनिफेस्टो अकेला किसी इलेक्शन रिजल्ट को एक डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकता। दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस एडिटोरियल। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, अर्बनाइजेशन नो लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित्स। ये लिखा गया है बाय मिस्टर फहाद जुबेरी। इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले तो दो लोगों की आइडियोलॉजी को क्लैश करा के बताया गया है। आर्टिकल के शुरू में ही सबसे पहले उन्होंने बोला कि अर्बन सिटीज में जब आप जाते हैं, बड़े बड़े घरों में और पॉश एरिया में जाते हैं, वहां नेम प्लेट देख के समझ में आ जाता है कि कितना ज्यादा नेबरहुड में कास्ट बेस्ड डिवीजन है। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजी डिफरेंस। B.R. अम्बेडकर हु वाज द मेजर स्पोक्स पर्सन फॉर पिछड़ी जातियां, है ना,
तो एंड स्पेशली दलित्स, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने साफ साफ रिजेक्ट की थी विलेज लाइफ को। उनका ऐसा मानना था कि गांव विलेजेस में ही सबसे ज्यादा अमाउंट में भेदभाव होता है। सिटी एंड अर्बनाइजेशन अगर किया जाए एंड अर्बन एरियाज में अगर दलित्स रहें, वहां पे रिसाइड करें, तो वहां उतना ही कम कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहीं गांधी जी का ऐसा मानना था कि विलेज लाइफ इज अ सेल्फ रिलायंट, इक्विटेबल एंड जस्ट नॉन वायलेंट ऑर्डर। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजेस थ्रू ग्राम स्वराज। हालांकि ये ग्राम स्वराज का प्रपोजल रखा गया था, बट फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको माना नहीं एंड बी आर अम्बेडकर वॉज एक्सट्रीमली रिलीव्ड। अब उनका जो ये लॉजिक है बिहाइंड, जो वो दलित्स को एनकरेज करते थे सिटी में जाके बसने के लिए, दैट लॉजिक काफी हद तक डीपली एनरूटेड है कि सिटी इतनी बड़ी होती है कि वहां पर आप एक तरीके से यू आर नेमलेस, आप गुमनाम हो जाते हो। सिटीज में किसी को किसी से ज्यादा पड़ी नहीं होती अनलेस यू स्टॉप एंड टॉक टू समवन। तो वहां आपको कोई आपके सरनेम से नहीं पहचानता, वहां पहले से लगे हुए स्टैम्प्स नहीं है आपके ऊपर। तो दैट इज प्रोबेबली द एंटायर लॉजिक बिहाइंड हिज रिजेक्टिंग विलेज लाइफ। विलेज गांव बहुत ज्यादा छोटे छोटे एरियाज होते हैं, सबको जानते हैं, सबको पता होता है कौन किस जाति से बिलोंग करता है एंड उसके बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। So that probably is the logic behind Mr. B.R. Ambedkar's argument कि village life is not good for Dalits and it is not good अगर कोई भी backward caste वाले ऊपर उठना चाहते हैं finally इस चीज से, they should instead choose या go for a modern city life। यहाँ पे इस आर्टिकल या इस एडिटोरियल का entire point is कि यही urbanization धीरे धीरे करके cities में भी एक caste based discrimination दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी पोल्यूशन, लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी पोल्यूशन का पूरा मतलब है कि एक कंज्यूमर सर्वे किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज द बिगेस्ट डील ब्रेकर इन फाइंडिंग रेंटल हाउसिंग इन इंडिया। दिस आई थिंक एवरीवन हैज सफर्ड। आपको सबसे पहले पूछा जाता है मेजॉरिटी जगहों पे, अगर आप रेंट पे घर ढूंढने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा क्या आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियंस हैं उनको काफी आसानी जाती है घर मिलने में कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि नॉन वेजिटेरियनिज्म को एसोसिएट किया जाता है विथ नॉन प्योर। बोला जाता है कि ये प्योर नहीं है, दे आर पोल्यूटेड, प्रदूषित हैं ये। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जैसे दलित कम्युनिटी में एक जनरल आदत देखी गई है कि दे डू कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड, तो दैट देम बीइंग एसोसिएटेड विथ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड दैट नॉन वेजिटेरियनिज्म बीइंग एसोसिएटेड विथ पोल्यूटेड प्रेजेंस, उनके प्रेजेंस को ही प्रदूषण जैसा माना जाता है। धीरे धीरे करके सिटीज में, अर्बन सिटीज में भी ये भेदभाव दिखा रही है। इसलिए काफी हद तक देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2017 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था और रेगुलेशंस लगाए थे कि मीट शॉप्स, एक तो रिलीजियस जगहों के टेम्पल्स वगैरह के आसपास मीट शॉप्स होनी नहीं चाहिए, और जो मीट शॉप्स हैं भी वो डिस्प्ले पे ना लगाए मीट को, किसी पर्दे के पीछे या किसी ऐसे ग्लास, टिंटेड ग्लास के पीछे छुपाए। तो अगेन ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी दिखाना कि इवन गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग नॉन वेजिटेरियनिज्म एज बीइंग इम्प्योर या कोई गंदी चीज। तो आप ज्यादातर टाइम देखेंगे कि मैक्सिमम स्लम एरियाज, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च एज वेल, कि मैक्सिमम जो स्लम एरियाज होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। मैक्सिमम स्लम एरियाज में आपको या तो मुस्लिम पॉपुलेशन दिखेगी या दलित्स की पॉपुलेशन दिखेगी, एंड दैट अगेन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि ये जो एंटायर लॉजिक बिहाइंड मिस्टर बी आर अम्बेडकर्स आर्ग्यूमेंट हैज बिन डिफीटेड, कि अर्बन सिटीज में जाएं तो अर्बन सिटीज में एक गुमनामी मिलती है, एक नई लाइफ मिलती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिलता है। इवन दैट पर्पस इज लॉस्ट इन अर्बन सिटीज नाउ। तो हेंस द टाइटल अर्बनाइजेशन इज नॉट अ लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित, जैसा पहले सोचा गया था और शायद पहले होता भी था, बट नॉट एनी। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डेट 16 अप्रैल का हम देखते हैं एक आर्टिकल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आया था, was new data law a barrier to journalistic free speech। हमारा हाल ही में एक नया और इंडिया का पहला डेटा प्रोटेक्शन लॉ रिलीज हुआ है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023।
इसके अंडर हालांकि इस एक्ट की काफी सालों से बहुत जरूरत थी और बहुत सालों से इसको पास करने का ट्राई भी किया जा रहा है, फाइनली ये आ चुका है। हमारे और आपके जैसे लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करता है ये, बहुत सारे ऐसे राइट्स देता है ये। बेसिकली यूजर्स जब तक अपने पर्सनल डेटा को यूज करने का कंसेंट नहीं देते तब तक उनका पर्सनल डेटा कहीं भी किसी भी जगह यूज नहीं हो सकता, और अगर हो जाता है तो आपको एक और अधिकार या राइट मिलती है विच इज इरेजर ऑफ दैट डेटा। आप उसको मिटवा सकते हैं, हटवा सकते हैं वहां से। इस आर्टिकल में बात हुई है कि किस तरीके से ये डीपीडीपी एक्ट इज अगेंस्ट जर्नलिज्म एंड फ्री स्पीच राइट्स ऑफ अ जर्नलिस्ट। किस तरीके से, पहले क्या राइट्स मिलती हैं ये देख लेते हैं। बेसिक राइट्स सच एज एक्सेस टू इरेजर ऑफ डेटा, प्लेसेस सम ऑब्लिगेशन ऑन कंपनीज जो आपका डेटा यूज कर सकती है, एंड एस्टैब्लिशेस अ कंप्लेंट्स बॉडी फॉर ग्रीवियंस रिड्रेस। बेसिक आपको कुछ अधिकार देती हैं। फिर सामने वाले जो डेटा आपका लेते हैं जैसे कंपनीज, उनके ऊपर कुछ रुकावटें लगाती हैं, ऑब्लिगेशंस लगाती है। साथ ही साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई कंप्लेंट हो, तो बाकायदा एक बॉडी स्टैब्लिश की है विच इज कंप्लेंट्स बॉडी फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो प्रोविजंस थे डेटा डीपीडीपी में, जो पहले प्रोविजंस थे वो एग्जेम्पशन देते थे जर्नलिस्ट्स को कि अगर जर्नलिस्ट इस डेटा को यूज करते हैं तो वो कर सकते हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट। बट जो फाइनल ड्राफ्ट आया, फाइनल लॉ जब आया, उसमें ये एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर लिया गया या वापस ले लिया गया, मतलब जर्नलिस्ट को भी अब एग्जेम्पशन नहीं है। अब ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट कैसे जाता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पर्दाफाश करना है, तो आपको दिखाना है उनकी ऐसी चीजें अबाउट हिज पर्सनल लाइफ जो शायद वो कभी शेयर ना करें या वो ना चाहते हो कि सामने आए। वो किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या वो इधर उधर ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट जेट लेते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, ये सारी चीजें आपको खुफिया तरीके से, सीक्रेटिव तरीके से निकालनी पड़ेंगी एंड यू विल हैव टू रिवील टू द वर्ल्ड। अब पहला जो अधिकार है जो डीपीडीपी देता है किसी भी इंसान को, तो इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, वो ये है कि उनका पर्सनल डेटा अगर आप अब दुनिया को रिवील करने जा रहे हो, आप उनकी असलियत बताने जा रहे हो, तो पर्सनल डेटा है अब ये सब उनका, तो यू विल हैव टू टेक देयर परमिशन। दूसरा, अगर मान लो बिना परमिशन के पब्लिश कर भी दिया, दुनिया के सामने ला भी दिया, तो उनको अधिकार है कि वो इसको इरेज करवा सकते हैं। तो दिस गोज अगेंस्ट एंड डायरेक्टली अगेंस्ट द वेरी एसेंस ऑफ जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म हो ही नहीं पाएगा। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट सोर्सेज, गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिवीलिंग टू द वर्ल्ड द ट्रूथ, जो सब शायद छुपा के रखना चाहते हैं, उस ट्रूथ या सच को रिवील करना इज व्हाट जर्नलिज्म इज। तो डीपीडीपी एक्ट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट दिस द कोर वेरी एसेंस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, एनी जर्नलिस्ट हु विशेस टू यूज दिस डेटा विल हैव टू गेट देयर कंसेंट, और कंसेंट मिलने के बाद भी इरेज करवा सकते हैं। दूसरी चीज, डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, डीपीडीपी एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डेटा प्रोसेसर इन इंडिया। कोई भी डेटा प्रोसेसर हो, गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है डीपीडीपी एक्ट कि आप यू कैन कॉल फॉर डेटा। तो अब जर्नलिस्ट काफी बार उनको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम सोर्स। अगर गवर्नमेंट इस चीज को रिकॉल कर लेती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी इंटरप्रेट इट, अगर डेटा का सोर्स मांगती है तो जर्नलिस्ट को अपना सोर्स रिवील करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस। एंड प्लस धीरे धीरे करके सोर्सेस रहना ही बंद हो जाएंगे एंड इन्फॉर्मेशन रिवील होना बंद हो जाएगी, बिकॉज सोर्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, थ्री प्रोविजन ड्राफ्ट ऑफ डीपीडीपी एक्ट, वन रिलीज बाय एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन 2018 में, अदर बाय गवर्नमेंट इन 2019, and the third released by the Joint Parliamentary Committee in 2021 contained clear exemptions for journalistic activities. But उसके बाद जो दो ड्राफ्ट्स आए 2022 और 23 में, इस एग्जेम्पशन को हटा दिया गया एंड वी डू नॉट नो द क्लियर रीजन। देयर हैज बिन नो क्लैरिफिकेशन गिवन कि ऐसा क्यों किया गया। जब पहले जरूरत दिखी, बाकायदा पहला वाला जो एक्ट रिलीज किया गया था, बेसिकली वो एक्सपर्ट कमेटी ने किया था, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। उन दोनों को जरूरत महसूस हुई कि जर्नलिज्म को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। देन वाई द अदर या लास्ट या फाइनल टू एक्ट्स या बिल्स जो रिलीज किए गए, उनको ऐसा क्यों किया गया कि उनमें से जर्नलिज्म का एग्जेम्पशन हटा दिया गया। इसी के साथ साथ एक अपील डाली गई है यहाँ पे, जिसमें बोला गया है अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी डेटा प्रोसेसर और क्लासेस ऑफ डेटा प्रोसेसर्स फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ। पूरी आर्बिट्ररी पावर, बहुत
अंधे में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो चाहे तो किसी भी डेटा प्रोसेसर को रिलीज कर सकते हैं या बाहर एग्जेम्पशन दे सकते हैं फ्रॉम दिस एक्ट। तो हालांकि ये ऑल एनकम्पासिंग और टू एक्सट्रीम पावर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट अब और कोई चारा नहीं बचा है, तो जर्नलिस्ट ने यही अपील की है कि कृपया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये एग्जेम्पशन, इस पावर को यूज करके जर्नलिज्म को एग्जेम्प्ट किया जाए। ओके, so this is a very interesting article on journalism and DPDP. Next one. Next important article is on environment and wildlife. ठीक है, it is the Great Indian Bustard and Climate Action Verdict. Now recently Supreme Court ने एक नए अधिकार या राइट को एक्नॉलेज किया है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसी भी इंसान को, और इसके लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को साथ में रीड किया गया है, जो कि राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ इंश्योर करता है। दोनों का कलेक्टिव रीडिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर इंसान को अधिकार है टू लिव फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं। इट इज देयर फंडामेंटल राइट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ गुजरात दोनों ही दे आर होम टू अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस का, इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं अ टाइप ऑफ बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है जिस, और साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान दोनों काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड पावर। सोलर एंड विंड पावर कम्स अंडर कि हमको धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स या नॉन फॉसिल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट करना है, जिसमें सोलर एंड विंड पावर आर द फोर फ्रंट प्लेयर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर और विंड एनर्जी को हार्नेस करना, ताकि हम फॉसिल से नॉन फॉसिल पे शिफ्ट कर सके। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सोलर एंड विंड पावर यूज करके पावर लाइंस डालते हैं और फिर इनको यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, ये आता है हम फॉसिल से नॉन फॉसिल की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नॉन फॉसिल की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन या कार्बन एमिशंस कम होंगे, तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज जो बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट ने जो फंडामेंटल राइट इंश्योर की है और बोला है कि सबके पास है, वो जाके इंश्योर हो पाएगी। तो हमको इनकी जरूरत है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर कि ये जो आसमान में पावर लाइंस डालते हैं, ऐसे दो खंबे बनाते हैं और पावर लाइंस इधर से उधर कनेक्ट करने के लिए, ये पावर लाइंस में फंस के बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्स हैव डाइड, तो दे आर अ हजार्ड टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ सीधा क्लैश हो रहा है एनवायरमेंट के बीच में और एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उनके बीच में। तो दो राइट मिलके एक रॉन्ग बना रहे हैं इस केस में, और काफी ज्यादा चर्चा इस चीज पे चल रही है। अभी भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट देखते हैं उससे पहले तक क्या क्या हो चुका है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन एक PIL गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कुछ 99,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कि यहाँ ओवरहेड पावर लाइंस नहीं डाल सकते जितने एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट है। इसके रिटर्न में सेंटर ने बोला, आर्ग्यू किया कि ये ब्लैंकेट बैन इतने बड़े एरिया के लिए इशू किया गया है जहां पर जो बस्टर्ड है वो रहते भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही बड़े एरिया के लिए ये इशू कर दिया गया है, एंड दिस इज अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स। लास्टली सेंटर ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन जो कम हो रही है दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी है ये, जैसे कि just give me दूसरे फैक्टर्स के वजह से भी है ये, जैसे कि पोचिंग, हंटिंग बहुत ज्यादा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड प्रेडेशन। उन्होंने ये रीजंस दिए। तो फाइनली मार्च 21, 2024 हाल ही में कोर्ट ने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया अपना पुराना ऑर्डर और उन्होंने ब्लैंकेट बैन को हटा लिया एंड ट्रांसमिशन लाइंस को बोला कि अभी के लिए खोलते हैं। बट उन्होंने साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उस एक्सपर्ट कमेटी का पूरा काम ये था कि वो कमिटी अपनी रिपोर्ट जुलाई 2024 तक सबमिट करेगी, ये देकर
कि भैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है इफेक्टिवली, ठीक है। अभी इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं की है। In a first, the court used this opportunity to recognize the existence of a right against adverse impacts. ये आज तक पहली बार हुआ है कि इस तरीके का कोई अधिकार कोर्ट ने रिवील किया है in a first. बट ज्यादातर टाइम कोर्ट की क्या आदत होती है कि इस राइट पर एक्सपैंड अपॉन करते हैं कि क्या क्या चीजें इस राइट्स या अधिकार के अंदर इंक्लूडेड होंगी, बट कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट बट डिड नॉट आर्टिकुलेट इट फर्दर आर्टिकुलेट नहीं किया, आगे नहीं बताया कि इस राइट के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड हैं। द कॉन्शियस चॉइस ऑफ नॉट आर्टिकुलेटिंग, जानबूझ के की गई चॉइस, एंड ओनली रिकग्नाइजिंग इट डिपार्ट्स फ्रॉम द कोर्ट्स यूजुअल अप्रोच कोर्ट की होती थी कि कोई भी अधिकार या राइट नहीं रिकग्नाइज की है तो बाकायदा उसको डिटेल में आर्टिकुलेट किया जाता था, लेकिन इस बार नहीं किया बिकॉज ऑफ अ थिंग कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच मतलब लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। जुडिशरी अगर थ्रू रिकग्नाइजिंग न्यू राइट्स और उन राइट्स के अंदर इलोंगेट या आर्टिकुलेट करने के थ्रू दे आर ओवर रीचिंग देयर बाउंड्स, जो उनकी बाउंड्री है उससे बाहर कदम निकाल के दे आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट देयर वर्क टू डू, ठीक है। तो दिस प्रैक्टिस काफी बार जुडिशियल ओवररीच की इसको क्रिटिसाइज किया गया है एंड मे बी दे हैव स्टॉप्ड देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। However, it must be noted that the court's recognition of the right does not appear in the operative part of the judgment. मतलब operative part of the judgment वो part of the judgment होता है जो कि लागू किया जाएगा, but ये right जो recognize की है that is not in the operative part of the judgment, मतलब उसको it is not binding, जरूरी या मैंडेटरी या कंपल्सरी नहीं है उसको फॉलो करना। इट इज नॉट एन ऑपरेटिव पार्ट, इट इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स समथिंग न्यू हैपनिंग। हो सकता है आगे आने वाले कुछ जजमेंट्स में अगले 5 साल में 6 साल में एक नया जजमेंट आ जाए और इस जजमेंट के वजह से उसके लिए दरवाजे खुल गए हों जिसमें इसको ऑपरेटिव पार्ट बना दिया जाए डिसीजन का, एंड इट विल बिकम बाइंडिंग ऑन एवरीवन। जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क, द सेंट्रल इशू एट स्टेक was limiting the adverse impact of renewable energy projects on the bustard। ये फाइनली हमको अचीव करना था कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका खराब असर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन पर ना पड़े। फाइनली इसके लिए जो सजेशन दिया गया है इन द आर्टिकल इज यूटिलाइजिंग जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क। जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क में क्या होता है, इट अलाउज प्रोटेक्टिंग अंडर प्रेजेंटेड इंटरेस्ट इन द इंस्टेंट केस जैसे कि बस्टर्ड बीइंग थ्रेटेंड बाय स्लो कार्बन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स। दोनों को बेसिकली एक तरीके से साथ में अप्रोच। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक्सक्यूज मी, प्रोटेक्टिंग अंडर रिप्रेजेंटेड उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ जो ये प्रोजेक्ट्स के वजह से स्लो कार्बन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट की वजह से जो असर पड़ रहा है इनको भी कंप्लीटली इनके ऊपर रोक ना लगे। तो बेसिकली टेकिंग अ बैलेंस अप्रोच, ठीक है। ये अप्रोच 3 तरीके से काम आ सकती है या बेनिफिशियल है। पहला, इट विल प्रिक्लूड क्लाइमेट एक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम बीइंग पिटेड एज एडवर्सेरियल चॉइसेस। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बताएगा ये। सेकेंड, इट कैन इनेबल आर्टिकुलेशन ऑफ मोर रिफ्लेक्सिव एंड इंक्लूसिव क्लाइमेट राइट्स। एंड थर्ड, if the framework is used in the final decision of the court, this case will be one of the first transition litigations to consider a non-human interest। पहली बार ऐसा होगा कि किसी नॉन ह्यूमन या जानवर का इंटरेस्ट कंसिडर किया जा रहा है इन दिस काइंड ऑफ केस। So guys, this was the story of the Great Indian Bustard and Climate Action Verdict. Coming on to the next important article, this is about India's nuanced approach in South China Sea. यहाँ पर दिस थिंग स्टार्टेड जब मिस्टर एस जयशंकर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो गए थे मनीला फिलीपींस को, और उन्होंने मनीला या फिलीपींस को बाकायदा बोला है कि आपको इंडिया का फुल सपोर्ट है अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए। उनकी सॉवरेनिटी को थ्रेटन कौन कर रहा है? चाइना। मिस्टर जयशंकर्स कमेंट वाज मेड अमिड द ऑनगोइंग साउथ चाइना और वेस्ट फिलीपींस सी डिस्प्यूट बिटवीन मनीला, फिलीपींस एंड बीजिंग। ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो चल रहा है बेसिकली चाइना वहां पर साउथ चाइना सी जो एरिया है
इस समंदर में मैरीटाइम बाउंड्रीज को क्रॉस करके उनकी सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है काफी ज्यादा टाइम से। तो इंडिया ने आश्वासन दिया है कि यू हैव आवर फुल सपोर्ट। द जॉइंट स्टेटमेंट इन 2023 बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मनीला had called for China to adhere, चाइना को बोला गया था कि भाई फॉलो करो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर एंड एक्नॉलेज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग जो 2016 में मनीला के फेवर में दी गई थी, बट चाइना उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट 2023 में न्यू दिल्ली और मनीला ने साथ में इशू किया था, जिसमें चाइना को बोला था संभल जाओ, सुधर जाओ और मान जाओ, बट स्टिल चाइना ऑफकोर्स बाज नहीं आया है। पॉलिसी एवोल्यूशन अब देखते हैं इंडिया का धीरे धीरे कैसे पॉलिसी एवोल्यूशन हुआ। पहले न्यू दिल्ली का एंगेजमेंट इन द रीजन वाज इनिशियली सिर्फ इकोनॉमिक, लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी, तो सिर्फ और सिर्फ हमको इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। ये देखा जा सकता है जब ONGC जैसे गैस जायंट्स एंड उन्होंने गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किए इन वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, तो हमको इससे समझ में आता है कि कैसे पहले इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर हमारा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुआ करता था इन द ईस्टर्न कंट्रीज। दिस सिग्निफाइड इंडियाज इकोनॉमिक स्टेक्स इन द रीजन, बट ऑल्सो इट्स सपोर्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्स, कि एज लॉन्ग एज इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया जा रहा है तब तक इंडिया सपोर्ट करता था कि मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन तो जरूरी होता है, क्योंकि हम खुद भी वही कर रहे थे इन वियतनाम। ओके, धीरे धीरे करके हमारा लुक ईस्ट अप्रोच चेंज होके हो गया एक्ट ईस्ट अप्रोच अंडर द न्यू या रादर हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दिस पॉलिसी एवोल्यूशन ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड द नीड फॉर अ मोर प्रोएक्टिव एंड मल्टीफेसेटेड फॉरेन पॉलिसी एंड अप्रोच विद द एक्ट। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो कॉम्प्लेक्स टाइज विद चाइना है, इसके बारे में हम बात करते हैं एक बार, बट इससे पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है एक्ट लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट, कि हम पहले जो पूरे टाइम बैकफुट पे खेलते थे अब हम फ्रंट फुट पे एक्ट करते हैं। वी स्टैंड, हमने मनीला जैसी कंट्री फिलीपींस जैसे कंट्री को जाकर बाकायदा बोला यू हैव आवर फुल सपोर्ट। हमारा पहले सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता था, अब धीरे धीरे हमारा इन चीजों में भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि वी आर ग्लोबल लीडर्स ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एज एन इमर्जिंग कंट्री, और धीरे धीरे हमारा विजन ये है कि वील बी अ डेवलप्ड कंट्री। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट कंट्रीज सच एज दिस, जिसको चाइना जैसे सुपर पावर्स एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। इंडियाज कॉम्प्लेक्स टाइज विद चाइना तो हमको पता ही है, क्योंकि चाइना की हमेशा से आदत रही है टेरिटोरियल क्लेम्स करने की और मिलिटराइजेशन एफर्ट्स करने की। तो इसके वजह से खास तौर पे जो 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बाकायदा पहली बार इंडिया ने एक फ्रंटलाइन वॉरशिप को साउथ चाइना सी में तैनात किया था, ये दिखाते हुए कि हमारी भी कैपेबिलिटी है कि हम भी अपना डिफेंस बाकायदा कर सकते हैं। अभी तक इससे पहले हमारा पूरा ध्यान इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन में रहता था, पहली बार हमने साउथ चाइना सी में अपनी वॉरशिप भेजी, चाइना को ये दिखाने के लिए कि इवन वी कैन डिटर। यहां पे एशियान फैक्टर लेके आ रहे हैं। एशियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। इंडिया एशियान के साथ मिलकर काम करता है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। न्यू दिल्ली का स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन हैज बीन ड्रिवन बाय रिकग्निशन ऑफ साउथ चाइना सीज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर। साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि एशियान में जितनी भी मेंबर कंट्रीज आती है वो मोस्टली सारी की सारी साउथ चाइना सी के ही इर्द गिर्द है। तो अगर साउथ चाइना सी में शांति एंड पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है तो सारी ही कंट्रीज अफेक्ट होती है। डिस्प्यूट्स इन द साउथ चाइना सी प्राइमरीली इन्वॉल्विंग चाइना एंड सेवरल अदर एशियन कंट्रीज या मेंबर्स हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। साउथ चाइना सी के थ्रू जो नेविगेशन हो रहा है और ऊपर से जो एयरलाइंस निकलती हैं उसको भी ये डिस्प्यूट्स डिसरप्ट करते हैं। हेंस ट्रेड को भी डिसरप्ट करते हैं, टूरिज्म को भी डिसरप्ट करते हैं, एंड इवन इंडिया का ट्रेड एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन रूट्स जो एशियन कंट्रीज के तरफ जाते हैं उसको भी डिसरप्ट करते हैं। इसलिए इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए एंड इवन द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ चाइना सी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेबलाइज किया जाए। इंडिया इसमें
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया अब कर भी रहा है क्योंकि इंडिया अपनी पोजीशन पहचान चुका है. इंडिया हैज़ नाउ रियलाइज्ड कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन इट होल्ड्स स्पेशली फॉर दीज कंट्रीज. साउथ चाइना सी में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ईदर इंडिया के लेवल की या इंडिया से थोड़े नीचे लेवल की, स्पेशली इन GDP वाइज अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया काफ़ी हद तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस साउथ चाइना सी के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके साथ करता है. वी होल्ड अ वेरी गुड पोजिशन हियर. तो इस पोजीशन का फायदा उठाकर और यूज करके इंडिया कुड इमर्ज आउट एज अ सेंट्रल प्लेयर इन दिस डिस्प्यूट. तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल जो पिछले एक हफ्ते में आए हैं. अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे ऑन मंडे विद दिस सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगले आने वाले एक हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या आपको हो सकता है उनके ऊपर ऐसे आ जाए. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन. दिस इज जिष्टा साइनिंग ऑफ.